स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 5 जो कि है अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, किस तरीके से यदि अनुसंधान करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है तो वो किया जाता है अलग अलग उद्देश्य के आधार पर, उसकी प्रोसेस जो है हमें सीखेंगे अब यहाँ पर। तो सबसे पहले अनुसंधान क्या होता है? जब एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए किसी संस्था के गत वर्ष के कई वर्षों के व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठे का जांच की जाती है, निष्कर्ष निकाला जाता है, पूरी गहन जांच की जाती है उस एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए, तो उसे अनुसंधान कहते हैं। मतलब अनुसंधान में क्या हुआ, फिर से वही आ गया कि खातों की जांच की जाती है, अकाउंट्स की चेकिंग की जाती है, लेकिन अनुसंधान में एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुसार खातों की जांच की जाती है। और दूसरा, इसके अंतर्गत हम जो हमारे अकाउंट्स, किसी संस्था के अकाउंट्स हैं, वो गत कई वर्षों के अकाउंट्स लेकर उनकी चेकिंग की जाती है, ताकि हमारा जो उद्देश्य है, जैसे फॉर एग्जांपल व्यापारी जो है, कंपनी का एक बिजनेसमैन है, वो अपनी कंपनी के संबंध में कि लाभ की जो पोजीशन है, जो उसकी अर्निंग कैपेसिटी है, उपार्जन क्षमता है, वो कैसी है, उसमें ग्रोथ हुई या नहीं हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहता है, अनुसंधान करवाना चाहता है। तो इस संबंध में जो व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन करेगा, अनुसंधान करेगा, वो उस कंपनी के पिछले 5-6 सालों के व्यापार खाता, लाभानी खाता, चिट्ठा, रोकड़ पुस्तक की डिटेल में स्टडी करेगा, गहन जांच करेगा और उसके हिसाब से फिर पूरा एनालिसिस करके कंपनी के ऑनर को रिजल्ट देगा, बताएगा कि कंपनी की पिछले सालों में यह स्थिति रही है, तो इस हिसाब से वर्तमान में कंपनी की नीति बनाई जाए ताकि लाभ ज्यादा उपार्जित हो। तो अनुसंधान भी समझ में आया। मतलब हम इसकी विशेषताएं यदि निकालें तो क्या हो सकती है, इसमें हमेशा एक उद्देश्य, पूर्व निर्धारित उद्देश्य जरूर होगा, किसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट पे अनुसंधान होगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया व्यापार की उपार्जन क्षमता पर, या फिर हो सकता है आपका कि हमें किसी दूसरे का व्यापार खरीदना है, एक नए व्यापार को हमें परचेज करना है, तो हम उसका इन्वेस्टिगेशन करवाएं। या फिर ऋणदाता जो है, डिवेंचर होल्डर जो ऋण दे रही है हमें कंपनी, वो चाह रही है कि इन्वेस्टिगेशन करवाए कि उसकी ऋण की श्योरिटी क्या है, तो पूर्व निर्धारित उद्देश्य के लिए की जाती है। फिर दूसरी इसकी विशेषता क्या है, कार्यक्षेत्र। चूंकि अनुसंधान जो है एक पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही किया जाता है, तो इसका कार्यक्षेत्र उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग डिसाइड रहता है। यदि लाभ उपार्जन क्षमता पे बात हो रही है, तो सारे डॉक्यूमेंट, सारे खाता बही, सारे बुक्स जो है वह लाभ उपार्जन क्षमता से संबंधित ही इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे, फिर बाकी की जो है चीजें उसमें नहीं देखी जाएंगी। यदि जो है ऋणदाता अपना ऋण देने से पहले कंपनी की क्षमता को देखना चाह रहा है कि उसका ऋण जो है वो सुरक्षित है या नहीं है, उसे उसका ऋण जो दे रहा है वो उसका पैसा वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस हिसाब से यदि इन्वेस्टिगेशन होगा तो उसमें केवल उन्हीं स्थितियों पर विचार किया जाएगा। तो कार्यक्षेत्र जो है उसका उद्देश्य के अनुसार होता है, सीमित, उसी एरिया में बात की जाती है। फिर अवधि, इन्वेस्टिगेशन की एक निश्चित समयावधि होती है। जैसे कि हमें लाभ उपार्जन क्षमता की गणना करनी, इन्वेस्टिगेशन करना है, तो उसका एक निर्धारित समय पीरियड रहेगा, वो 4 महीने भी हो सकता है, डिपेंड की हमारी संस्था कितनी बड़ी है, तो उस हिसाब से उसकी अवधि डिसाइड होगी। ठीक है। फिर हो सकता है आपका कभी कभी अनुसंधान जो है संदेह के आधार पर भी करवाया जाता है, संदेह के आधार पर भी इन्वेस्टिगेशन होता है। डाउट है, कंपनी के मालिक को डाउट है कि उसके जो डायरेक्टर्स हैं, संचालक है, उसमें से कोई डायरेक्टर जो है वह फ्रॉड कर रहा है, धोखा कर रहा है, तो उस आधार पर कंपनी का जो मेन डायरेक्टर है वो उसका इन्वेस्टिगेशन करवा सकता है कि किस तरह की धोखाधड़ी की जा रही है, तो संदेह आधार पर भी होता है। तो ये हो गया आपका अनुसंधान की विशेषताएं और आशय।
अब अनुसंधान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। अनुसंधान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि अनुसंधान करते समय हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहली चीज क्या ध्यान रखनी है कि वह पूर्व निर्धारित उद्देश्य के अनुसार हो। ठीक है, पहली चीज हमें ध्यान रखनी है कि अनुसंधान में पहले से एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो। दूसरा, कार्यक्षेत्र। अनुसंधान के समय जब आप इन्वेस्टिगेशन करता है कोई व्यक्ति, तो उसमें उसकी वर्किंग एरिया, कार्यक्षेत्र जो है वह निर्धारित होना चाहिए। तीसरा, संस्था का आकार। संस्था का आकार कितना बड़ा है, किस साइज की है, बड़ी है, छोटी है, मीडियम है, उस हिसाब से आपका अनुसंधान का क्षेत्र और उद्देश्य निर्धारित होता है। फिर अनुसंधान की प्रकृति, अनुसंधान की खुद की प्रकृति, किस नेचर का अनुसंधान जो है, जो इन्वेस्टिगेशन करवा रहा है वो किस नेचर का इन्वेस्टिगेशन चाह रहा है। वो चाह रहा है कि गहन जांच हो, वो चाह रहा है कि केवल टेस्ट चेकिंग हो, या वो किस उद्देश्य के लिए करवा रहा है, वो बहुत ध्यान रखना है। फिर सावधानी रखनी है। फिर उद्देश्यानुसार कार्य करना है, मतलब हमें खाते और जो अकाउंट्स हैं वो हमें उद्देश्यानुसार ही चेक करने हैं। और क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या ध्यान रखना चाहिए हमें कि जो अंत में है प्रतिवेदन आपको बनाना है। तो इस प्रकार से आप जब कोई व्यक्ति जो है इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे ये पॉइंट ध्यान रखने होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अनुसंधान और अंकेक्षण में अंतर। तो ये हमारा हो जाएगा अंतर का आधार, और ये हो जाएगा हमारा अंकेक्षण, और ये हो जाएगा अनुसंधान। यदि मीनिंग समझ में आता है तो हम इस पे अंतर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो सबसे पहला अंतर हम लिखेंगे उद्देश्य के आधार पर। क्या उद्देश्य होता है, इसका उद्देश्य लेखा खाता बही की जांच करना होता है। अनुसंधान का उद्देश्य विशेष होता है, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए, स्पेशल ऑब्जेक्टिव के लिए अनुसंधान किया जाता है। ठीक है, अवधि क्या होती है इसमें, इसकी अवधि वार्षिक होती है, हर वर्ष करवाया जाता है। और ये कब रहता है, आवश्यकता अनुसार, जब जैसी रिक्वायरमेंट हो, कंपनी के मालिक को डाउट, संदेह उत्पन्न हो गया है, या उसे कोई दूसरा बिजनेस खरीदना है, या उसे किसी कंपनी को ऋण देना है, तो जब भी उसकी रिक्वायरमेंट रहेगी उस हिसाब से अनुसंधान करवा सकते हैं। योग्यता, अंकेक्षण करने के लिए कौन लगेगा, सीए लगेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट लगेगा। और अनुसंधान का कार्य जो है कंपनी का कोई स्पेशल कंपनी का व्यक्ति भी कर सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई बाहर का व्यक्ति जो है वो हो। चौथा, बाहरी व्यक्ति। अंकेक्षण जो है वह कंपनी के मालिक द्वारा करवाया जाता है, कंपनी के ऑनर द्वारा। और अनुसंधान जो है जनरली एक्सटर्नल पर्सन जो होते हैं, बाहरी व्यक्ति होते हैं, उनके द्वारा करवाया जाता है। ठीक है, फिर जांच का स्वभाव, चेकिंग नेचर। जांच का स्वभाव क्या होता है, इसमें सामान्य होता है, सामान्यतः खाता बही की चेकिंग की जाती है। और इसमें क्या होता है, चूंकि एक स्पेशल उद्देश्य की बात हो रही है, तो इसमें जो है डेप्थ, गहन जांच, विस्तृत न बोल के हम लिखेंगे डेप्थ चेकिंग की जाती है, गहन चेकिंग जो है वो की जाती है। फिर अनिवार्यता, अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है, कंपलसरी है कंपनी के लिए। और अनुसंधान जो है वह ऐच्छिक है, जब जरूरत है, आवश्यकता है, तब इसको आप करवाइए। फिर हम लिख सकते हैं रिपोर्ट, प्रतिवेदन।
तो अंकेक्षण में रिपोर्ट हमने पढ़ा इसके प्रकार, स्वच्छ या मर्यादित मतलब क्लीन, या फिर जो है क्वालिफाइड रिपोर्ट बनवाई जाती है, ठीक है। और इसमें जो है रिपोर्ट बिजनेसमैन की आवश्यकता अनुसार बनाई जाती है। एफ अस्तित्व, तो इसका पृथक अस्तित्व होता है, अनुसंधान से इसका पृथक अस्तित्व है, मतलब सेपरेट है बिल्कुल, ये अनुसंधान से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन अनुसंधान जो है इस पर निर्भर है, शामिल है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है, जो खाते चेक हो गए हैं, अंकेक्षण हो गया है जिन खातों का, उनका ही इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, अंकेक्षण मतलब ऑडिटिंग, और अनुसंधान में क्या डिफरेंस होता है। अब आपको और क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें कि कंडीशन आ सकती है कि किसी व्यवसाय की उपार्जन क्षमता का अनुसंधान कीजिए। कैसे करेंगे उपार्जन क्षमता का अनुसंधान? या फिर है आपका विद्यमान कंपनी द्वारा किसी कंपनी को खरीदना, उसका अनुसंधान, किसी कंपनी द्वारा खरीदना, ठीक है, या फिर किसी व्यवसाय को क्रय करने का अनुसंधान। तो आपको इसमें से किसी एक के बारे में किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अनुसंधान करेंगे, उसकी प्रक्रिया लिखिए। जैसे आपको आगे कि किसी व्यवसाय की उपार्जन क्षमता के बारे में आप कैसे अनुसंधान करेंगे, उस पर उसके पॉइंट्स लिखिए। अब व्यवसाय की उपार्जन क्षमता है, तो इसमें जो है हम क्या लेंगे, सामान्य जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पहले सामान्य नियम देखेंगे कि जो व्यवसाय है वो कंपनी है, पार्टनरशिप है या एकाकी व्यापार है, उसमें जो पार्षद सीमा नियम बना, यदि कंपनी है तो पार्षद सीमा नियम बना है या नहीं बना है, लेखा रखने की तरीके कौन से हैं, व्यापार खाता, लाभानी खाता, चिट्ठा बनाया जाता है या नगद प्राप्ति के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता और चिट्ठा बनाया जाता है, या उपार्जन आधार पर आय व्यय खाता और चिट्ठा बनाया जाता है। तो सामान्य नियम के अंतर्गत हम उसकी लेखा पुस्तकें रखने की और गत वर्ष की उसकी जो बुक्स है उनकी पूरी चेकिंग करेंगे। फिर आय और व्यय, तो हमें यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना है। तो अब आप किस चीज की चेक करेंगे, आपको मैंने कहा, फॉर एग्जाम्पल आप जो है किसी संस्था का अनुसंधान करने गए और वहां की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, तो आप अर्निंग से रिलेटेड सारी चीजें चेक करेंगे और उसमें 5 से 6 सालों का डेटा उनका लेंगे, मतलब 5 सालों की रोकड़ की स्थिति, नगद विक्रय किन किन साधनों से रहा, नगद विक्रय उनका कितना रहा है, उधार विक्रय कितना रहा है, उधार विक्रय में पैसों की वसूली कितने दिन में हुई है, कितना डूबत ऋण रहा है। इसके अलावा जो है यदि कंपनी ने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, विनियोग किया हुआ है, तो उससे कितनी इनकम हो रही है, बैंक में पैसा जमा है उससे कितनी इनकम हो रही है। तो स्टूडेंट्स इसके पॉइंट जो है आप अपनी नॉलेज के हिसाब से खुद जनरेट करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि आपको जो है दिमाग में क्या रखना है, एक विशिष्ट उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड सारी चीजों के आपको पॉइंट लिखना है। जैसे उपार्जन क्षमता है तो इसमें हम देखेंगे कि आय के साधनों की पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ठीक है। ऐसी व्यय की जो है क्या कंडीशन है, खर्च की क्या कंडीशन है, तो उसके संबंध में आप पूरी इन्वेस्टिगेशन, तो आप इस तरीके से हेडिंग बनाकर इसमें फिर छोटे छोटे पॉइंट आप लिख सकते हैं कि जैसे आय है तो आय में नगद बिक्री, उधार बिक्री, संपत्तियों की बिक्री, विनियोगों से आय, उधार बिक्री में देनदारों से प्राप्ति, बट्टा कितना प्राप्त हुआ, लाभांश दूसरी कंपनियों से कितना प्राप्त हुआ, संपत्ति यदि कंपनी के पास कोई ऐसी भवन है जिसको वो रेंट पे देते हैं उससे कितनी इनकम मिली, कोई सब्सिडी मिली है क्या, तो ये सारे आय के इन्वेस्टिगेशन हो गए। ऐसी जो है फिर आप व्यय के इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सपेंडिचर के, तो उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन भी आप 1 2 3 4 5 जितने आपको जो भी लगते हैं नंबर के हिसाब से और टाइम के हिसाब से आप इसको इलॉबरेट करेंगे।
सेम थिंग जो है आपकी, यदि इस टाइप से किसी भी कंडीशन को पूछ लिया जाता है तो आप अनुसंधान किस तरीके से करेंगे, तो आप इसको अच्छे से रीड आउट कर लीजिए ताकि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है इसमें लिख पाए। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट 5 में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंट ऑडिटिंग। विभिन्न अंकेक्षण, अलग अलग संस्थाओं के अंकेक्षण कैसे होते हैं, कैसे किए जाते हैं, उसके बारे में लिखना। तो हमें एग्जाम में जो है ऐसा आ सकता है कि आप किसी शिक्षण संस्था का अंकेक्षण कैसे करेंगे, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का ऑडिटिंग आप कैसे करेंगे उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये कुछ नाम लिखे मैंने। किसी क्लब का अंकेक्षण कैसे करेंगे, ऑडिटिंग करना है, ध्यान देना, हमें अंकेक्षण के नियम लिखना है। ऐसे किसी बैंकिंग संस्था का अंकेक्षण आप कैसे करेंगे, कोई बैंक है उसका ऑडिट करना है, कोई इंश्योरेंस कंपनी है, बीमा संस्थाएं हैं उसका ऑडिट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। फिर ऐसी बिजली कंपनी है, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, उसका ऑडिट करना है तो हम कैसे करेंगे। सिनेमा, होटल, अस्पताल, सहकारी अंकेक्षण, कोऑपरेटिव सोसाइटी का अंकेक्षण करना है तो हम कैसे करेंगे। तो मैं आपको एक के पॉइंट बनाकर बता रही हूँ, आप इसके बेसिस पे इन सभी के पॉइंट जनरेट कर और एक बार अच्छे से कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत जनरल चीजें हैं, लेकिन जब हम लिखने जाते हैं और बिना पॉइंट के लिखते हैं तो मार्किंग कम होती है, तो इसलिए पॉइंट बनाकर लिखिए। तो मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, शिक्षा संस्था, किसी स्कूल का, किसी कॉलेज का आपको ऑडिट करना है, अंकेक्षण करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कॉलेज या हम एक स्कूल का एग्जाम्पल लेकर चलते हैं कि उस स्कूल के नियम और अधिनियम कौन से हैं। अधिनियम मतलब उस स्कूल की स्थापना कौन से अधिनियम के अंतर्गत, मतलब सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, सीबीएसई पैटर्न है या एमपी बोर्ड पैटर्न है। तो उस नियम और अधिनियम की सबसे पहले हम जांच करेंगे कि किस अधिनियम के अंतर्गत उस स्कूल की स्थापना हुई है और नियम उस स्कूल को रन करने में कौन कौन से नियमों का पालन किया जाता है। तो जिस अधिनियम के अंतर्गत उसकी स्थापना हुई है उसकी नियमावली रहती है, तो वो नियम हमको अच्छे से स्टडी करना है और उसके हिसाब से स्कूल के प्रमाण पत्र प्रॉपर है या नहीं है वह हमें चेक करना है कि स्कूल ओपन करने की मान्यता है या नहीं है। 12वीं तक यदि स्कूल है तो उसकी मान्यता उसे प्राप्त है या नहीं है। जो कोर्सेज उस स्कूल में चलाए जा रहे हैं वो कोर्स उनको चलाने की अनुमति प्राप्त है या नहीं है। सभी बातों से संबंधित प्रमाण पत्र है या नहीं है। फिर प्रबंध समिति की कार्रवाई, जो मैनेजमेंट कमेटी है उसकी टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहती है, उनके रजिस्टर मेंटेन होते हैं, तो वो प्रोसीजर की आपको पूरी तरीके से स्टडी करनी है, क्योंकि उस शिक्षण संस्थान से रिलेटेड जो भी डिसीजन पास किए जाएंगे, कितने कर्मचारी मतलब कितने टीचर्स वहां लगने वाले हैं, सैलरी का क्या बैकग्राउंड रहेगा यदि प्राइवेट स्कूल है, तो प्रबंध समिति की कार्यवाही में ही ये सब चीजें डिसाइड होती हैं कि किसी टीचर को कितनी सैलरी दी जाएगी। तो वो रजिस्टर बहुत अच्छे से चेक कर लेंगे। फिर आंतरिक निरीक्षण प्रणाली, इंटरनल चेकिंग हम समझ चुके हैं क्या होती है कि संस्था के व्यक्तियों द्वारा ही एक दूसरे के कार्य को चेक कराया जाता है। तो आंतरिक निरीक्षण प्रणाली हुई है नहीं हुई है, इंटरनल चेकिंग उस शिक्षण संस्था में हो रही है या नहीं हो रही है, उसको आप व्यवस्थित देख लें और उनकी क्या रिपोर्ट्स हैं उस हिसाब से आप अकाउंट्स को चेक करिए। इसके बाद जो है आप उसमें वहां चेक करेंगे क्या, आय के साधन। तो हम शिक्षण संस्था की बात कर रहे हैं तो उनकी आय का मेन साधन क्या होगा, फीस। जो विद्यार्थियों से, स्टूडेंट से जो फीस ले रहे हैं वो उनकी आय का मेन सोर्स है। अब इस फीस में आप पूरी नगद प्राप्ति कितनी है, कितनी रोकड़, उसको रोकड़ बही से मिला लें। ठीक है, यदि क्लब का आप करेंगे तो यहाँ पे आय का मेन साधन क्या है, जो क्लब के मेंबर्स हैं, जो विजिटर्स आते हैं उनसे जो ली जाती है मेंबरशिप फीस। यदि आप बैंकिंग संस्था देखेंगे, इनकी आय के साधन यदि आप देखेंगे तो आय के साधन क्या होते हैं, जो बैंक में जमा रहता है, जो ऋण लिया जाता है उस पे जो ये सर्विस चार्जेस लेते हैं, जो ऋण बैंक देती है उस पर उन्हें ब्याज प्राप्त होता है, तो वो जो है इनकी आय के सोर्स हो जाएंगे। तो अलग अलग कंडीशन के आय के सोर्स चेंज होंगे। तो नगद कितनी फीस प्राप्त हुई है, कितनी फीस ड्यू, फीस में भी आप बहुत सारे पॉइंट बना सकते हैं। ड्यू फीस कितनी है, ठीक है, एडवांस फीस कितनी मिली है, कुछ कंसेशन दिया गया है क्या, कुछ रियायत दी गई है, कोई गरीब बच्चा है उसको। फिर
फीस का क्लासिफिकेशन होता है, कुछ कॉशन मनी होती है, कुछ परीक्षा की फीस होती है, कुछ जो है अदर एक्टिविटी की फीस होती है। तो उसके लिए प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन किया गया है या नहीं किया गया है, अलग अलग अकाउंट में वह दिखाई गई है या नहीं दिखाई गई है, जो फीस है उसका सही उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो आउटस्टैंडिंग फीस है, अदत्त फीस है, अभी तक नहीं मिली है, उसकी क्या प्रोसीजर हो रही है, तो वो आपको देखना है। फिर आय के साधन में कोई सब्सक्रिप्शन मिला है, कोई डोनेशन मिला है किसी स्कूल को, तो वो हमें देखना है, तो उसकी जो है आय के साधन में आएगी। ऐसे ही आय के साधनों में यदि स्कूल के पास कोई बिल्डिंग है जो किसी दूसरे पर्पज से दी जाती है, या कहीं स्कूल का पैसा इन्वेस्ट है, कहीं विनियोग किया गया है, उससे कोई इनकम है, तो वो सारी चीजें जो है अकाउंटेंट का ऑडिटर क्या है वो चेक करेगा। ऐसे ही फिर आपको यहाँ पर चेक करना है, एक ऑडिटर चेक करता है एक्सपेंडिचर, कौन कौन से सोर्सेज में हमने एक्सपेंडिचर किया है, तो उसकी रेगुलर जांच करना अनिवार्य है कि उसके द्वारा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है उसकी जो कैश बुक रखी गई है उससे मिलान करना। फिर यदि कोई कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर किया है, पूंजीगत व्यय किए हैं, तो उसकी एंट्री किस तरीके से की गई है। जो टीचर्स हैं, एम्प्लॉय हैं, जो प्यून रखे गए हैं, उनको सैलरी का पैटर्न क्या है, उनका सैलरी रजिस्टर जो है उसको चेक करना, सैलरी स्लिप से उसका मिलान करना, कैश बुक से उसका मिलान करना। ऐसे ही स्कूल में यदि कोई फर्नीचर, स्टेशनरी और स्पोर्ट्स का कोई मटेरियल खरीदा गया है, तो वो जो है प्रॉपर बिल और वाउचर है या नहीं है, कैश बुक में उसकी एंट्री है या नहीं है, भौतिक रूप से, फिजिकल रूप से वो मटेरियल अवेलेबल है या नहीं है स्कूल में, वो चेक करना। और इसके साथ ही अन्य में आप चेक कर सकते हैं, जो यदि टीचर्स का पीएफ काटा जाता है, प्रोविडेंट फंड काटा जाता है, छुट्टियों से संबंधित कोई डिस्काउंट करा जाता है कि छुट्टी पे गए हैं या मेडिकल कोई लीव पे जाता है, तो उसके संबंध में कौन कौन से रूल्स। तो इस तरीके से किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का आपको ऑडिट करना है, तो इन नियमों के आधार पर ऑडिट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया है, आपको इसमें से किसी और का भी आ सकता है, तो आप एक बार इन सभी का ऐसी हेडिंग्स बनाकर एक रिवीजन ले लें, ताकि आपको जब एग्जाम में आए तो कोई कंफ्यूजन ना हो।